नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर बागेश्वर में उपचुनाव के लिए कल होने वाली वोटिंग को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 5 कैंडिडेट मैदान में और उपचुनाव में कुल वोटर 1,18,264 है। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 60,076 और महिला वोटर्स की बात करें तो 58,188 वोटर हैं। वोटिंग के लिए 188 बूथ बनाए गए हैं, 172 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पूरी विधानसभा को 3 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है। वोटिंग के लिए 834 कार्मिक भी तैनात किए गए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी साझा की गई है। बताया गया है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 5 कैंडिडेट मैदान में हैं और उपचुनाव में कुल मिलाकर 1,18,264 मतदाता हैं जो कि वोट डालेंगे। इनमें पुरुष वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 60,076 है। महिला वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 58,188 है और वोटिंग के लिए कुल मिलाकर 188 बूथ बनाए गए हैं और 172 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। पूरी विधानसभा को 3 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है। वोटिंग के लिए 834 कार्मिकों की तैनाती भी की जा रही है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पुष्कर धामी सरकार में मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी टोटल पोलिंग बूथ है 188 पोलिंग बूथ, 172 मतदान केंद्र है। वल्नरेबल पोलिंग बूथ 15 है और हमने पूरा निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टर में सेग्रीगेट किया है। और हम लोग मतदान कार्मिक 834 कार्मिक हमने लगाया है और कुल सुरक्षा कार्मिक 1444 लगाया है। एफएसटी टीम है 6 और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है 10। वरिष्ठ और 80+ वोटर्स के लिए हम लोग 963 लोग का घर टू घर जाके वोटिंग करवाया गया है। इसी प्रकार का दिव्यांग लोग के लिए 50 लोग का हमारे पास आवेदन आए थे। हमने 50 लोग का घर से वोटिंग करवाया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में लोग लगाया है, उन लोग के लिए हम लोग 624 लोग का वोटिंग कराया गया है। सो हम लोग एक ऑल वुमेन पोलिंग बूथ सेटअप किया है, पोलिंग बूथ नंबर 178। आदर्श पोलिंग बूथ हमने 5 पोलिंग बूथ में सेटअप किया गया है। इसमें पोलिंग बूथ नंबर 9, 10, 143, पोलिंग बूथ नंबर 86 एंड 88। और कानून व्यवस्था में एमसीसी वायलेशन में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बागेश्वर उपचुनाव में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अब आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतदान शुरू होने के लिए अब सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। प्रशासन ने लोगों से अधिक मतदान कराने की अपील की है। वहीं उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके साथ ही पुलिस गश्त भी कर रही है। वहीं पोलिंग पार्टियों ने भी वोटिंग की पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेंट्रल ऑब्जर्वर की शिकायत की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। राजेश कुमार को चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। बीजेपी का आरोप है कि ऑब्जर्वर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के तरीके से काम कर रहे हैं और साथ ही ऑब्जर्वर पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग भी की है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को और इस चिट्ठी में लिखित शिकायत की गई है
केंद्रीय ऑब्जर्वर के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि राजेश कुमार कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं, लिहाजा चुनाव आयोग पूरे मामले का संज्ञान ले। देखिए, जो मुख्य पर्यवेक्षक आए हैं वो मुझे लगता है कि बिहार सरकार में सर्विस करते हैं और एक प्रकार से उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदेहास्पद है। और कल ही हमने रात में ही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हमने शिकायती पत्र भेजा है कि इस प्रकार से एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने की मंशा से तो कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनकर आता है या चुनाव पर्यवेक्षक बनकर आता है तो उसमें प्रश्न खड़े होने बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम अनावश्यक रूप से वहां प्रताड़ित करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए मंगलवार को होने वाली वोटिंग से चंद घंटों पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग से केंद्रीय ऑब्जर्वर की शिकायत की है। अभी आपने महेंद्र भट्ट को सुना भी, और इससे सियासी पारा किस तरीके से गरमाया हुआ है, अब बात उसकी। उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। 2 बार कांग्रेस पहले ही मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत कर चुकी थी। कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद केंद्रीय ऑब्जर्वर ने जो सख्ती बरती उससे बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये इस बात को साबित करता है कि बीजेपी उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी बागेश्वर में हार रही है और अपनी झेप मिटाने के लिए वो केंद्रीय ऑब्जर्वर पर आरोप लगा रही है। जब चुनाव आयोग ने सख्ती की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की शिकायत कर दी, उसको पत्र लिख दिया उसके खिलाफ। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है और वो अपने हार की झेप को मिटाने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है। सत्ता पक्ष होते हुए भी अगर ऑब्जर्वर की शिकायत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार वहां पर कर ली है। और बागेश्वर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस का आरोप है कि पहले बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी और जब केंद्रीय ऑब्जर्वर ने थोड़ी सख्ती बरती तो अब बीजेपी को यह बात खटकने लगी है, और साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है। बीजेपी के अपने तर्क हैं, क्या है सच्चाई? देखिए, लगातार बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर के एक दूसरे को निशाना साधते रहे। ये ठीक बात है कि दोनों ही दल इस बात की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कॉमन बात यह है कि दोनों ही दल सेंट्रल ऑब्जर्वर और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर यही है कि यहाँ पर जो कोतवाल थे उनको भी सेंट्रल ऑब्जर्वर की तरफ से हटा दिया गया है उनको, क्योंकि सेंट्रल ऑब्जर्वर ने उनसे बेहद साफ कहा कि आप ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक मशीनरी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कड़े कदम उठाए। उसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं, गाड़ियों का मूवमेंट, यानी जो चुनाव में ड्यूटियों में जो गाड़ियां लगी थी उनके पासेस इशू है या नहीं हुए, सेंट्रल ऑब्जर्वर ने निश्चित तौर पर इस उपचुनाव को लेकर के सख्ती बेहद ज्यादा बरती है। उन्होंने इवन जितने होटल्स थे जिनमें बाहर से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आकर के रुके हुए थे उन सबको भी उन्होंने बाहर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का फरमान सुना दिया था। तो आनंद फानंद में कल शाम 5 बजे जो है जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इस जिले को छोड़ करके चले गए, और इस सबके बीच जो है चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी लगभग रवाना हो चुकी हैं। और आज शाम 4 बजे तक सभी पोलिंग पार्टियां जो हैं अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। लगभग 172 बूथ बनाए गए हैं, जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहां पर कल जो है सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद शाम 5 बजे तक ही मतदान चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर देहरादून से है। 5 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं सेशन से ठीक पहले पार्टियां रणनीति बनाने में भी जुट गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई जिसमें सत्र की रणनीति पर मंथन किया गया, और इसके साथ ही आज स्पीकर ने भी दलीय नेताओं की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे विधानसभा भवन में स्पीकर ने मीटिंग बुलाई है। वहीं सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने भी तमाम मुद्दे यहां पर तैयार कर रखे हैं सरकार को घेरने के लिए, और दूसरी तरफ सरकार को अपनी उपलब्धियों का जिक्र भी करना है। सरकार ने जनहित में जो काम किए हैं उसका भी जिक्र विधानसभा के भीतर किया जाएगा, और साथ ही साथ मॉनसून सत्र के दौरान तमाम बातों पर फिलहाल सियासी हंगामा होने के आसार भी दिखाई पड़ रहे हैं।
चुनाव से ठीक पहले 5 सितंबर से 4 दिनों के लिए आहूत उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सेशन में कामकाज के लिए महज 3 दिन ही होंगे। पहले दिन दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 सितंबर को सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा। 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी होगी तो 8 सितंबर को बजट पास करने के साथ ही सेशन की समाप्ति होगी। बावजूद इसके विपक्ष के तेवर तीखे हैं। विपक्ष ताजा मुद्दों में आपदा, जोशीमठ, केदारनाथ गर्भगृह मामला, अतिक्रमण हटाओ अभियान, डेंगू का बढ़ता प्रकोप, लोकायुक्त की नियुक्ति, कानून व्यवस्था जैसे सवालों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस बार हमारा केंद्र सबसे ज्यादा आपदा पे और ये कुकृतियां हो रही हैं इस तरह की, इन सब चीजों को लेके रहेगा, प्रदेश के हित में रहेगा, विकास को लेके होगा, एजुकेशन को लेके होगा। इस सत्र के दौरान सरकार की तरफ से करीब 12 बिल भी पटल पर रखे जाएंगे, जिनमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक, राज्य विश्वविद्यालय और उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 है। इसके तहत प्रदेश में 11 सरकारी और 21 निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान कानून बनाकर अम्ब्रेला एक्ट के तहत लाया जाएगा। इसके साथ विभागों में अप्रचलित करीब 199 कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक को पटल पर रखा जाएगा। नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में LLB के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता देने संबंधी विधेयक को भी पटल पर रखा जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा अभी जो अतिक्रमण पे है, मैं क्यों सरकार से उस पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि भाई पहाड़ के साथ दोहरा मानक क्यों, कि पहाड़ी जिलों में अतिक्रमण के नाम पे वहाँ पे जो हमारे पर्यटन के लिए लोग लगाते हैं, चाहे वो छप्पर, छोटे छोटे ढाबे बनाते हैं, उन सबको उजाड़ने का आदेश हो गया है। मानसून सेशन के लिए विधायकों द्वारा 600 से अधिक सवाल लगाए गए हैं। इनमें से कितने सवालों को जगह मिल पाएगी ये कहना मुश्किल है। बावजूद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने सेशन को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बहुत छोटा ये सत्र होने वाला है, सरकार को कई विधेयक पेश करने और दूसरी तरफ कांग्रेस ने तैयारियां कर रखी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की और सरकार कौन कौन से विधेयक लेकर आ रही है और आज की बैठक के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, आज विधानसभा में शाम 4:30 बजे से स्पीकर ने विधानमंडल दल के नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे, तो नेता सदन मुख्यमंत्री इसमें होंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद इस मीटिंग में होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से जो हमारी बातचीत हुई, विपक्ष इस बात को लेकर आक्रोश में है कि जो सदन है, जो सेशन है, 6 महीने बाद जो सेशन यहाँ पर चलने वाला है, उसकी अवधि बेहद कम की गई है, 4 दिन, और इसमें भी कामकाज के लिए महज 3 दिन का समय बचेगा। इसको लेकर विपक्ष आज जब विधानमंडल दल के नेताओं की, हम कह सकते हैं कि सर्वदलीय जब मीटिंग होगी, उसमें इस इश्यू को रेज कर सकता है। इसके साथ साथ आज कार्य मंत्रणा समिति की भी मीटिंग हो सकती है, उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है। ठीक 6 बजे कांग्रेस ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। वो रणनीति बनाएंगे कि जो 3 दिन का सेशन है, जो बहुत कम समय इस सेशन में है, इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा इस समय का यूटिलाइज करके जनता की समस्याओं को, कांग्रेस अपने मुद्दों को सदन में उठा सके। तो बीजेपी ने भी अपने विधायकों की मीटिंग शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में बुलाई है। यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष इस दौरान हाउस में जो भी मामले उठाएगा, जो भी जिन भी मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा हो सकती है, उनका किस तरह से जवाब दिया जाए। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो कामकाज कर रही है, उससे हाउस को किस तरह से अवगत कराया जाए, तो एक रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। और जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सेशन भले ही 3 दिन चले, लेकिन इस हंगामेदार रहने के आसार हैं, खासकर अतिक्रमण को लेकर। पूरे प्रदेश भर में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, सड़कों के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे जो इंक्रोचमेंट है, और इसको लेकर जनता के साथ साथ कांग्रेस बड़ी आक्रोशित है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 2014 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। रुड़की में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। मंगलौर की नहर पट्टी से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। वहीं उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों की आज महापंचायत भी होने वाली है। ये महापंचायत एसडीएम चौक पर होनी है। वहीं महापंचायत को लेकर कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। कहीं पर लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल किसानों की महापंचायत अलग अलग मुद्दों पर बुलाई गई।
प्रदेश में डेंगू ने कहर बरपाया है। बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की आधी अधूरी तैयारियों के कारण मरीजों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको हालात के बारे में बताते हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 750 के पार पहुंच गया है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की आधी अधूरी तैयारियों का खामियाजा डेंगू मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही बेड की सहूलियत ज्यादातर मरीजों को नहीं मिल पा रही है। वहीं मरीजों के तीमारदारों का आरोप है कि उनसे डेंगू टेस्ट के नाम पर मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं और प्लेटलेट्स तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। सर हो रही है सर, उसमें प्लेटें गिर रही है, चढ़ रही है, बढ़ रही है, प्लेटें नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल हो रही है मिलने में भी। जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है, जो लोकल में भी दिक्कत तो हो रही है उन्हें मिलने में भी। ये ध्यान नहीं दे रहे प्लेटलेट्स के लिए। यहाँ पे ब्लड बैंक में भी नहीं मिल रही है प्लेटलेट्स। दे रही हूँ। आंखों के डॉक्टर आए थे, वो देख के गए थे, मशीनों से भी देखा उन्होंने। अब देखो क्या होता है। अभी तक तो रोशनी आई नहीं। मैं ये चाह रही भगवान तक मेरे बच्चे की आंखों में रोशनी आ जाए। मेरा एकमात्र यही सहारा है बस। बारिश के बाद प्रदेश में डेंगू और तेजी से अपने पैर पसार रहा है और अब तक डेंगू से 3 लोग जान गंवा चुके हैं। साथ ही अगले एक हफ्ते में डेंगू के और ज्यादा मामले बढ़ने के आसार हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मरीजों के आंकड़े छिपाने शुरू कर दिए हैं और प्रदेश में निजी लैब में डेंगू टेस्ट करवाने वालों का कोई डाटा ही नहीं है। प्रदेश में डेंगू का हाहाकार मचा है। मरीजों को बेड और प्लेटलेट्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं। प्रदेश में डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है और ऐसे में बड़ी संख्या में अस्पतालों में देखा जा रहा है कि मरीज पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए और देखा यह भी जा रहा है कि प्लेटलेट्स की काफी कमी मरीजों में पाई जा रही है और ऐसे में दर दर मरीज भटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो प्लेटलेट्स के लिए भी भटक रहे हैं और साथ ही जब अपने टेस्ट कराने के लिए वो यहाँ पर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं या प्राइवेट लैब्स में जा रहे हैं तो उनसे मनमाना पैसा भी वसूला जा रहा है, जिसके बाद काफी लोग परेशान हैं। वो सरकार की या फिर स्वास्थ्य विभाग की कमियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून। और इन सब के बीच राजधानी में फॉगिंग के नाम पर 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन धरातल पर फॉगिंग का आता पता नहीं है। आलम यह है कि फॉगिंग और दवाई छिड़काव के लिए लोगों को धरना प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। प्रदेश में डेंगू ने हाहाकार मचा दिया है। राजधानी देहरादून में 500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों में अब डर का माहौल है। ऐसे में नगर निगम ने फॉगिंग के नाम पर लाखों रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन वो फॉगिंग कहां हुई इसका किसी को अता पता नहीं। इतना ही नहीं, अब तो स्थानीय लोगों और पार्षदों ने इलाकों में फॉगिंग कराने और दवाई छिड़काव के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, जबकि नगर निगम के दावे हैं कि सभी वार्ड में फॉगिंग हो रही है। तो डेंगू इतना फैल रहा है कि जो इंतजाम वो नाकाफी हैं। शहर की इस तरह से खुदाई हो रखी है कि आप पानी को रुकने से रोक नहीं सकते हैं। इतना पानी रुक रखा, आप कितनी कोशिश कर लें, क्योंकि आपको पहले इन सड़कों को, इन गड्ढों को सुधारना होगा। डेंगू का कारण साफ पानी होता है, घर का गंदा कीचड़ या नाली का पानी नहीं होता है। जहाँ एरियाज में ऐसा पानी भरा हुआ मिलता है, लोगों की लापरवाही परिलक्षित होती है और लार्वा पनपता हुआ पाया जाता है, वहाँ पे हम लोग चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो बारिश के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में लगातार डेंगू के केस सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश नगर निगम ने डेंगू और मलेरिया उन्मूलक टास्क टीम का गठन भी कर दिया है। वार्ड में अभियान भी शुरू कर दिया गया है, जिससे लार्वा पर काबू पाया जा सके। को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जगह पे आपको उस लार्वे को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। पूरी हमारी सेना पूरे अपने क्षेत्र में निकल चुकी है, पूरी तरह से वो डटी हुई है और मैं जनता से भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी कि ये जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। और कोटद्वार में सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी ने कई लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही है। विभाग ने 200 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि डाक के जरिए भी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है और अगर लोग नोटिस का संज्ञान लेकर अतिक्रमण को खुद ब खुद नहीं हटाते हैं तो मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। 200 नोटिस चले गए हैं। ये जल संस्थान से बीएल रोड, देवी रोड से कौड़िया और देवी रोड पर करीब 200 अतिक्रमण है, जिनका जो है हटाने का कार्य चल रहा है। उनको जो है पहले में नोटिस दिया गया था
लेकिन कोई वहाँ रिसीव नहीं किया, इसलिए उनको रजिस्टर पोर्ट से भी भेजा गया है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र संघ अध्यक्ष समेत छात्र नेता छात्र हित की मांगों को लेकर कॉलेज गेट के बाहर बीते 2 हफ्ते से धरने पर डटे हुए हैं। छात्र संगठन की मांग है कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय दाखिले में 50% आरक्षण दिया जाए, जबकि अगले साल से CUET एंट्रेंस परीक्षा को रद्द करने की मांग भी छात्र संगठन कर रहे हैं। छात्र संगठन का कहना है कि जब से CUET के जरिए मेरिट आधार पर दाखिले करवाए जा रहे हैं, उससे छात्रों के दाखिले बेहद कम हो गए हैं, जिससे कि कई छात्रों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। उत्तराखंड के छात्र के हितों की जो लड़ाई है उसको लड़ना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। और पहाड़ के छात्रों को आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर एडमिशन नहीं है। जिस परसेप्शन के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी कि पहाड़ के लोगों को उच्च शिक्षा मिल सके और वो यहाँ पे पहाड़ के बच्चे रिसर्च कर सके, वो आज कहीं दिखता नहीं नजर। जो विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय है, उनके द्वारा सिर्फ एक ही चीज कही गई है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया हम लोगों को, ना कोई सकारात्मक चीज हम लोगों को वहाँ पर बताई गई। सिर्फ उनके द्वारा ये कहा गया है कि AC और EC में हम रखेंगे इस मुद्दे को, तब जाकर अगर कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा तब वो पास होगा। चकराता के जौनसार के 8 गांव के मकानों में दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने 4 गांव का भूगर्भीय सर्वे करवा लिया है, जबकि 4 गांव का सर्वे भी होना है। कई गांव के लोग दूसरे गांव में रह रहे हैं। भूधसाव के खतरे से लोग खौफ के साए में हैं। फिलहाल जिन गांव में भूगर्भीय सर्वेक्षण हो चुका है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी है। लगभग 8 गांव अभी तक भूधसाव की जद में आए हैं, जहां पर 4 गांवों में तो भूगर्भीय टीम द्वारा सर्वेक्षण कर दिया गया है। रिपोर्ट कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है और 4 गांवों में तहसील प्रशासन की तरफ से उनका गांव का निरीक्षण करके प्रस्ताव भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु भेजा गया है। झीलों को बचाने में मछलियों का बड़ा रोल होता है, लेकिन अगर यही मछलियां खतरा बन जाएं तो क्या होगा? नैनीताल झील की मछलियां नैनी झील के लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप साबित हो रही हैं। कैसे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नैनीताल झील की सुंदरता को मछलियां ही पलीता लगा रही हैं। बिग हेड और कॉमन कार्प मछली झील को न सिर्फ गंदा कर रही है, बल्कि दीवारों को भी कुरेद कर झील के लिए खतरा बन गई है। 8 से 15 किलो की ये मछलियां प्रदूषण को खत्म करने के बजाय पारिस्थितिक संतुलन को भी बिगाड़ रही है। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय की टीम इन दिनों झील से इन मछलियों को मिशन मोड में बाहर करने में लगी है। यूनिवर्सिटी द्वारा बायो मैनिपुलेशन के तहत ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पंतनगर के साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा है कि बिग हेड और कॉमन कार्प जो है लेक के लिए हानिकारक है। कॉमन कार्प की मात्रा को कम करना है, बिग हेड को तो लेक से सारा दरअसल झील की गंदगी साफ करने के लिए सालों पहले इन मछलियों को यहाँ छोड़ा गया था, तो इनकी तादाद दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती गई। हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। कॉमन कार्प मछली की बढ़ती संख्या से झील की दीवारों को खतरा है, तो वहीं बिग हेड मछली के ज्यादा होने से पानी की क्वालिटी खराब हुई है। छोड़ दिया, चाइना जो होता है वो पत्थर खोद देता है, मिट्टी खोद देता है, वो किनारे ढह जाता है, और बिग हेड जो है ऑक्सीजन खत्म कर देता है। हाँ, इसको हटा लो, इसके बदले वहाँ से छोड़ो, लोग आएंगे टूरिस्ट वाले देखेंगे, अच्छा देखेंगे। जैसे भीमताल हो गया, नोकी तालाब में हो गया, जब वहाँ से कितना चूकता अच्छा दिखता है। बहरहाल पंतनगर विश्वविद्यालय की कोशिश है कि इनको झील से बाहर निकालकर झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर किया जा सके और झील को साफ रखने के साथ नैनीताल को बचाया जाए। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।